हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया। लास्ट क्लास में हमने बात की थी एलसीआर सर्किट सीरीज। एलसीआर सर्किट के अंदर से इम्पीडेंस कैसे कैलकुलेट करना है, नेट रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करना है, करंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, करंट वोल्टेज का फेज डिफरेंस क्या होता है। लास्ट क्लास में हमने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए थे, हमने न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए थे। अगर आप लोगों ने अभी तक वो कॉन्सेप्ट नहीं देखा है, वो लेक्चर नहीं देखा है, देन आप डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहां से चेकआउट कर सकते हो, या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन है, अपने यूट्यूब सर्च बॉक्स में आपने प्लेस करना है सीरीज एलसीआर सर्किट सीपीआर के क्लासेस, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। आज की क्लास में हमने बात करनी है सीरीज एलसीआर सर्किट के नेक्स्ट हिस्से के बारे में, जहां हम बात करेंगे कि सीरीज एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस आता है। ठीक है, बेसिकली रेजोनेंस क्या होता है, क्या रेजोनेंस के केसेस होंगे, जब रेजोनेंस होगा तो सर्किट के अंदर क्या क्या वेरिएशंस होंगे, क्या इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे हमारे, क्या इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करने वाले हैं। देन लास्ट तक चलना है, कॉन्सेप्ट हमारा अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो हमारे पास है रेजोनेंस सीरीज एलसीआर सर्किट। रेजोनेंस है, रेजोनेंस बेसिकली एक कंडीशन है हमारे पास जो सीरीज एलसीआर सर्किट के अंदर आती है। ठीक है, रेजोनेंस हमारे पास होती है कंडीशन ऑफ सीरीज एलसीआर सर्किट। इसके कुछ पॉइंट्स होंगे, वो पॉइंट्स हमें यूज करने हैं। न्यूमेरिकल्स में हम इन्हीं में से आइडेंटिफाई करते हैं कि कंडीशन रेजोनेंस है या नहीं है। तो रेजोनेंस हमारे पास सीरीज एलसीआर सर्किट की कंडीशन होती है, जिस कंडीशन में क्या होगा हमारा सीरीज एलसीआर सर्किट में अगर हम बात करें, हमारे पास हमने कुछ कंपोनेंट्स के बारे में बात की थी। ये था हमारा एल, ये था हमारा सी, और ये हमने यूज किया था आर। यहां हमारे पास एसी सोर्स कनेक्शन में था। ठीक है, तो इसका जो वोल्टेज रेजिस्टेंस था दैट इज एक्सएल, इसका रेजिस्टेंस था एक्ससी, और इसका रेजिस्टेंस हमारे पास था आर। ठीक है, ये वैल्यूज थी हमारे पास। तो रेजोनेंस जो होगा वो एक कंडीशन होगी, जिस कंडीशन पर हमारे पास सीरीज एलसीआर सर्किट के अंदर फ्लो करने वाले करंट की वैल्यू हमारी मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है, तो हम कहते हैं यहां पे कंडीशन ऑफ सीरीज एलसीआर सर्किट एट विच करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज मैक्सिमम। ठीक है, या फिर हमारे सामने दूसरा वर्ड जो आ सकता है वो लिखा आएगा कि भाई ऐसी कंडीशन सीरीज एलसीआर सर्किट के अंदर जिस केस में सीरीज एलसीआर सर्किट का जो इंपीडेंस है वो मिनिमम हो जाए। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट हमारा बनता है कंडीशन एट विच क्या हो जाए हमारा इंपीडेंस ऑफ सीरीज एलसीआर सर्किट बिकम्स, या फिर हम कहते हैं बिकम्स मिनिमम। ठीक है, करंट मैक्सिमम है तो रेजिस्टेंस को मिनिमम होना पड़ेगा। नेक्स्ट हम कह सकते हैं या फिर और कंडीशन एट विच सीरीज एलसीआर सर्किट के अंदर कंडीशन, जिस कंडीशन पर VL और VC बराबर हो जाए। VL और VC का मतलब है वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, और VC हमारा होगा वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। ये दोनों वोल्टेजेस सेम हो जाए। या फिर हम कह सकते हैं कंडीशन एट विच XL बराबर XC हो जाए। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कंडीशन एट विच Z इज इक्वल टू R हो जाए। जो इंपीडेंस है सर्किट का वो क्या होना चाहिए, एलसीआर सर्किट के अंदर जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है, अगर वो इंपीडेंस और रेजिस्टेंस दोनों बराबर हो जाते हैं, इन दैट केस हम कहते हैं सर्किट जो है हमारा वो क्या है, रेजोनेंस कंडीशन में आ चुका है। नेक्स्ट आप इसमें बना सकते हो कंडीशन एट विच क्या हो जाए हमारा, एट विच फाई बराबर 0। फाई 0 होने का मतलब है हमारे पास क्या होगा, V एंड I।
आर इन सेम फेज, या तो हम ये कह सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि हमारे पास कंडीशन एट विच series LCR circuit becomes purely resistive। ठीक है, ये हम बोल सकते हैं इसे। दूसरा हम कह सकते हैं कि हमारे पास पावर फैक्टर जो है बेसिकली वो क्या बन जाए, कंडीशन एट विच पावर फैक्टर अब पावर फैक्टर जो है एलसीआर सर्किट के अंदर आता है और उसे बेसिकली रिप्रेजेंट किया जाता है cos फाई से, और cos फाई की वैल्यू होती है R/Z, या फिर हम यूज करते हैं इसे VR डिवाइड बाय V, और हम कहते हैं कि जिस कंडीशन पर पावर फैक्टर की वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी, मतलब पावर फैक्टर जो हमारा क्या हो जाए, यूनिटी हो जाए। पावर फैक्टर बिकम क्या हो जाए हमारा, यूनिटी। ठीक है, तो ये कंडीशंस है हमारे पास एलसीआर सर्किट के अंदर से आइडेंटिफाई करने के लिए कि रेजोनेंस है या नहीं। अगर इनमें से कोई कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो एलसीआर सर्किट हमारा रेजोनेंस में आएगा। ठीक है, क्लियर है? एक बार फटाफट नोट डाउन कीजिए इसे, जल्दी से आगे बढ़ते हैं, फिर जल्दी नोट डाउन करो। हो गया? चलिए रफ करते हैं, बढ़ते हैं आगे की कहानी। ये था हमारा रेजोनेंस कंडीशन। अब हम बात करने वाले हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बारे में। हमारे एग्जाम में हमारे सामने जो क्वेश्चन बनता है ज्यादातर वो फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड होता है, और अगर हम बात करें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा ये रेजोनेंस का। ठीक है, चलिए करते हैं कहानी की शुरुआत। तो अब हमारे सामने आता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, अब ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होता है? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, जैसे हमने रेजोनेंस कंडीशन के बारे में बात की थी, ऐसे ही हमारे सामने रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आता है। ठीक है, तो हम कहते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हमारे पास सीरीज एलसीआर सर्किट पर जो हम सोर्स यूज कर रहे हैं, सोर्स की वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है जिस फ्रीक्वेंसी पर एलसीआर सर्किट के जो ऑसिलेशंस है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं सीरीज एलसीआर सर्किट की सोर्स की वो फ्रीक्वेंसी जिस फ्रीक्वेंसी पर हमारा जो एलसीआर सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी दोनों मैच कर जाए, उस फ्रीक्वेंसी को हम नाम देते हैं कौन सी फ्रीक्वेंसी का? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसके लिए भी हमारे पास कुछ पॉइंट्स बनते हैं, इन्हीं में से कोई एक पॉइंट हमारे सामने होगा एग्जाम में, तो हम लिखते हैं यहां पर फ्रीक्वेंसी ऑफ सीरीज एलसीआर सर्किट at which frequency of AC source, ठीक है, सॉरी LCR सर्किट बाद में आएगा, frequency of AC source at which क्या हो जाए, जिस फ्रीक्वेंसी को अचीव करने के बाद एलसीआर सर्किट के अंदर जो करंट है वो मैक्सिमम हो जाए। फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स एट विच करंट ऑफ सीरीज एलसीआर सर्किट बिकम्स क्या हो जाए हमारे पास, वो मैक्सिमम। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी डेफिनेशन हम कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी पर, भाई देखो जब करंट मैक्सिमम है तो सीधी सीधी बात रेजिस्टेंस मिनिमम हो जाएगा, तो हम लिखते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स एट विच
impedance of series LCR circuit become, क्या होना चाहिए, LCR सर्किट का जो इंपीडेंस है वो हमारे पास होना चाहिए मिनिमम, ठीक है। या फिर हम इसमें कह सकते हैं भाई, जब इंपीडेंस मिनिमम है, रेजिस्टेंस मिनिमम है, इट मींस फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स at which Z बराबर R for सीरीज LCR सर्किट, ठीक है, सीरीज LCR सर्किट। अब Z और R बराबर कैसे हो जाएगी? देखो अगली कंडीशन हमारे सामने जो आती है, पहले इसके बारे में बात करते हैं, फिर हम बात करेंगे Z और R बराबर क्यों है। तो यहां पर हम लिखते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स एट विच एक्सएल बराबर हो जाए एक्ससी के। इट मींस रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर बराबर हो जाए रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर, या फिर हम कह सकते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस बराबर हो जाए कैपेसिटिव रिएक्टेंस के, ठीक है। और जैसे ही ये कंडीशन अचीव होती है, हमारे पास Z का फॉर्मूला था R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर ओवर रूट, ठीक है। और क्योंकि XL और XC बराबर हैं, तो इसीलिए Z बराबर बनता है रूट ओवर R² और फाइनली आता है R, ठीक है। चलिए नंबर 5 हम क्या कह सकते हैं इसमें, भाई रेजोनेंस हमारे पास वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी जिस फ्रीक्वेंसी को आने के, जिस एसी सोर्स की वो फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी पर हमारे पास पावर फैक्टर की वैल्यू यूनिटी हो जाए, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स एट विच द पावर फैक्टर और पावर फैक्टर के लिए हमने रिप्रेजेंटेशन दिया था, पावर फैक्टर होता है हमारा cos फाई बराबर हो जाए 1, ठीक है। नंबर 6 आप इसमें कह सकते हो फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स एट विच फेज डिफरेंस between V and I for a series LCR circuit becomes, क्या हो जाए हमारा 0, ठीक है। फेज डिफरेंस 0 है। आप इसमें कह सकते हो कि ऐसी फ्रीक्वेंसी एसी सोर्स की जिस फ्रीक्वेंसी पर सीरीज एलसीआर सर्किट प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो हम लिखते हैं यहां से फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स एट विच क्या हो जाए हमारा सीरीज एलसीआर सर्किट, सीरीज एलसीआर सर्किट क्या करेगा, विल एक्ट एज प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, ठीक है। चलिए फटाफट नोट डाउन कीजिए। फिर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला हमने अरेंज करना है, क्या फॉर्मूला होगा, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, फिर उसके बारे में हम लोग बात करने वाले, जल्दी कीजिए। हो गया, चलिए रफ करते हैं।
अब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला और फिर उसके बाद हमारे क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे इससे रिलेटेड। क्या क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, कैसे न्यूमेरिकल बनता है इसका, फिर हमारे सामने वो कहानी रिपीट होगी। ठीक है, चलिए तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के लिए हमें फॉर्मूला ड्राइव करना है। ठीक है, अगर हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास जो एफ आर है उसे हमने नाम दिया यहां पर क्या है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये हमारा है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का सिंबल हमने यहां पे यूज किया। अब क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा है कि हमें रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बनाना है, और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के लिए आपको याद होगा हमने अभी बात की थी कि वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी एसी सोर्स की जिस फ्रीक्वेंसी पर एक्ससी और एक्सएल बराबर हो जाए। ठीक है, अब एज एक्सएल क्या होता है ओमेगा एल, एंड एक्ससी क्या होता है हमारा 1 बाय ओमेगा सी। दिस इंप्लाइज क्या बनेगा, देखो ओमेगा एल बराबर 1 बाय ओमेगा सी, इट मींस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल 1 बाय एल सी। और अगर हम यहां से ओमेगा की बात करते हैं तो ये बनता है 1 बाय रूट ओवर एल सी। ठीक है, ये ओमेगा आता है, लेकिन ये हमारे पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस की। हमें क्या बतानी है, फ्रीक्वेंसी बतानी है। एक बात हम अच्छे से जानते हैं कि हमारे पास ओमेगा आर जो होगा दिस विल बी 2 पाई इनटू एफ आर, और फाइनली हम कहते हैं 2 पाई एफ आर बराबर होगा 1 बाय रूट एल सी। देन यहां से हम कहते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इक्वल हो गया 1 बाय 2 पाई 1 बाय रूट ओवर एल सी। ये हमारे पास फॉर्मूला आता है किसका, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, चलिए अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर कई बार, प्लॉट ए ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ करंट विद फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्वेश्चन हमारा आता है प्लॉट ए ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ करंट विद फ्रीक्वेंसी फॉर ए सीरीज एलसीआर सर्किट। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है प्लॉट ए ग्राफ showing the variation of frequency with current in series LCR सर्किट। ठीक है, सीरीज एलसीआर सर्किट के लिए हमें फ्रीक्वेंसी बतानी है। ठीक है, देखो भाई करंट और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन देना, ग्राफ बताना है क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। ये हमारा हो गया करंट, ये हमारे पास हो गया यहाँ पर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी, और एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं जिस पॉइंट पर नेचुरल फ्रीक्वेंसी बराबर है किसके, सोर्स फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं रेजोनेंस जहां पे आ रहा है। तो बेसिकली रेजोनेंस के लिए हमारे पास हमने इमेजिन किया ये हाईएस्ट पॉइंट है, ये हमारे पास आ गया रेजोनेंस का पार्ट, और ये हमने इमेजिन किया ये हमारा करंट है। ठीक है, फिर रेजोनेंस क्या था, हमने पढ़ा था रेजोनेंस एक ऐसी कंडीशन थी जिस कंडीशन पर, यानी जिस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अचीव होने के बाद क्या था, एलसीआर सर्किट का जो करंट था वो मैक्सिमम हो गया था। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही रेजोनेंस आएगा तो करंट क्या करेगा, शार्प इंक्रीज करेगा, और उसके बाद शार्प डिक्रीज करना शुरू कर देगा। ठीक है, यहां पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या है हमारा, ये रेजोनेंस आ चुका है। यहां पे फ्रीक्वेंसी जो होगी 1 बाय 2 पाई 1 बाय रूट ओवर एल सी, ये हमारी यहां पर फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ये हमारा किसका ग्राफ हो गया, करंट और फ्रीक्वेंसी का। याद रखना कि जैसे ही रेजोनेंस आएगा करंट रैपिडली इंक्रीज करेगा, और एक साथ रैपिडली इंक्रीज होने के बाद क्या होगा, डिक्रीज करना शुरू कर देगा। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी रेजोनेंस की तरफ जाएगा तो क्या होगा, करंट बढ़ेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर रेंज आएगी जिस रेंज पर आने के बाद करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो चुकी होगी, और जैसे ही करंट उससे आगे फ्रीक्वेंसी हम बढ़ाते हैं देन करंट क्या करता है, डिक्रीज करना शुरू कर देता है, और इसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को हम नाम देते हैं कौन सा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये तो हो गया चलो हमारा करंट और फ्रीक्वेंसी का। अब हमारे सामने क्वेश्चन आ जाता है इंपीडेंस और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ प्लॉट करके दो जी। ठीक है, तो अगर हम इंपीडेंस और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ प्लॉट करने जाते हैं फिर क्या बनेगा वो देखो। ठीक है, तो कहां पे करें इसे, चलिए यहीं पे अरेंज कर देते हैं। ठीक है,
ग्राफ बिटवीन रेजिस्टेंस एंड जेड एंड ओमेगा। ठीक है, जेड और ओमेगा। जेड क्या है हमारा सीरीज एलसीआर सर्किट का इंपीडेंस, ध्यान रखना। तो सबसे पहले सीरीज एलसीआर सर्किट का जो इंपीडेंस है वो कैसे फ्रीक्वेंसी के साथ डिपेंड करता है, ये कहानी हमारे लिए जानना जरूरी है भाई। हम एक बात अच्छे से जानते हैं, यहां पे देखो क्या बनेगा हमारा, जो z होता है z किसके बराबर होता है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर ओवर रूट। ठीक है, ये होता है z हमारे पास। और अगर हम एक्सएल एक्ससी की वैल्यू रखने जाते हैं तो ये बनता है आर स्क्वायर प्लस क्या बना हमारा, ओमेगा एल माइनस 1 बाय ओमेगा सी होल स्क्वायर, और ये आया रूट। ठीक है, अब यहां से एक कंडीशन ऐसी आती है जिस कंडीशन पर एक्सएल और एक्ससी दोनों बराबर हो जाते हैं, एट XL इक्वल XC, Z हमारा क्या हो जाता है R के बराबर। ठीक है, तो हमने माना ये फ्रीक्वेंसी है और यहां पर ये हमारे पास हो गया Z और ये हमारे पास हो गया यहां पे ओमेगा, और ये हमने इमेजिन किया दैट इज हमारा कितना है, ओमेगा बराबर जो है वो ओमेगा R के बराबर है। ठीक है, अब जैसे ही आप आगे प्रोसीड करते हो भाई, यहां हमें पता चल रहा है कि जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, रेजिस्टेंस क्या करेगा सर्किट का, वो घटना शुरू हो जाएगा। ध्यान रखना, जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, ओमेगा बढ़ेगा तो सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज करना शुरू करेगा। तो सर्किट का कुछ रेजिस्टेंस है, ये हमारे पास आती है रेजोनेंस कंडीशन, फ्रीक्वेंसी हमारे पास। ठीक है, तो सर्किट का रेजिस्टेंस क्या करेगा, धीरे धीरे डिक्रीज करना शुरू करेगा। जैसे ही वो XL और XC बराबर होंगे, सर्किट का रेजिस्टेंस उस टाइम पे मिनिमम हो जाएगा और इसे हम नाम देने वाले हैं यहां पर R। ठीक है, और जैसे ही कंडीशन अचीव होती है, इसके बाद जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, सर्किट का इंक्रीज करना शुरू कर देता है। तो हमारे पास अगर हम बात करें इंपीडेंस और फ्रीक्वेंसी का जो रिलेशन होगा, ग्राफ जो होगा वो हमारे पास ये बनता है। और यहां पर ये जो पार्ट है हमारा, ये जो रास्ता है, ये जो पॉइंट है, यहां हमें पता चल रहा है कि F जो है हमारा रेजोनेंस है, और यहां पर हम लिखते हैं 1/2 पाई इंटू 1/√LC। ठीक है, चलिए फटाफट नोट डाउन कीजिए, फिर इससे रिलेटेड रेजोनेंस के कुछ क्वेश्चंस हमने बात करने हैं। एलसीआर सर्किट के अंदर रेजोनेंस होगा तो कैसे इसके क्वेश्चंस बनने वाले, जरा जल्दी से नोट डाउन कीजिए इसे फटाफट से। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है इसके कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पहले, फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है हमारे पास। कहते हैं 3 स्टूडेंट्स XYZ परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट फॉर स्टडीइंग द वेरिएशन ऑफ AC विद ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, इन ए सीरीज LCR सर्किट एंड ऑब्टेन द ग्राफ शोन बिलो। ये ग्राफ हमारे पास कोई है, they all use same sources, they all used AC source of same RMS value and same inductances. What can we conclude about capacitance and resistance बताना है सर्किट का। ठीक है, और एक बात और याद रखनी है, और जो डाटा है ना, जो ग्राफ हमें गिवन है कुछ इस तरीके से गिवन है। हमसे पहला पॉइंट उसने पूछा भी कि हम यहाँ पे कैपेसिटेंस के बारे में क्या बता सकते हैं। चलिए पहले कैपेसिटेंस के बारे में अगर हम बात करते हैं, देखो आंसर हमारा क्या बनेगा। एक बात हमसे उसने बोला है कि सीरीज LCR सर्किट है और सेम इंडक्टेंसेस अवेलेबल हैं। इसका मतलब एक LX बराबर हो गया, LY बराबर हो गया हमारा LZ, ये तीनों वैल्यूज बराबर है पहले तो। अब देखो अगर आप एक चीज नोटिस करोगे, इसमें फ्रीक्वेंसी जो है सबके लिए यही आ रहा है, इसी पॉइंट पर X। अगर मैं Z के बारे में बात करता हूं, देखो यहाँ पे मैक्सिमम करंट है। अगर मैं Y के बारे में बात करता हूं तो यहाँ पे मैक्सिमम करंट आ रहा है। X के बारे में बात कर रहा हूं, यहाँ पे करंट मैक्सिमम आ रहा है। मतलब नेचुरल जो फ्रीक्वेंसी है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, वो सबके लिए सेम है। तो हमारे पास क्या बना, हमने लिख दिया FR किसके लिए, X के लिए बराबर है FR किसके लिए, Y के लिए, और ये बराबर होगा FR किसके लिए, Z के लिए। ठीक है, अब अगर हम इनकी वैल्यूज प्लेस करने जाते हैं, LX LY LZ सब सेम है, इसको हमने रख दिया L। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था हमारा, 1/2 पाई रूट ओवर L इंटू CX लिख दिया, क्योंकि L सबका सेम है, ध्यान रखना, इंडक्टेंस सबका सेम है, उसने बोला है क्वेश्चन में। तो यहां हमारे पास क्या बनता है, 1/2 पाई रूट ओवर L इंटू CY। ऐसे ही अगर हम इधर आते हैं तो ये हमारा बनता है 1/2 पाई रूट ओवर क्या मिलता है हमें, LCZ।
देखो 1/2 पाई गया, रूट गायब हो गया, एल गायब हो गया, देन यहां से हम फाइनली कहते हैं सी एक्स बराबर सी वाई बराबर सी जेड। पहला पॉइंट हमारा ये हो गया। अभी उसने हमसे कहा है भी रेजिस्टेंस के बारे में बताना है। तीनों केसेस में जो रेजिस्टेंस है सर्किट का वो क्या होगा। अगर आप रेजिस्टेंस के बारे में बात करोगे, देखो रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है, यहां से क्या आ रहा है, यहां पे रेजोनेंस बन रहा है। रेजोनेंस में क्या आ रहा है, जिसका करंट सबसे ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा, और जिसका करंट सबसे कम है उसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा। रेजोनेंस में हमने क्या पढ़ा था, रेजोनेंस था कि जो सर्किट का इंपीडेंस है वो सर्किट के रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है, ठीक है। जो नेट इंपीडेंस था एलसीआर सर्किट का वो रेजिस्टेंस के बराबर था हमारा। देन यहां से हम कह सकते हैं भाई हमारे पास क्या है, एस क्या है, मैं रिपीट कर रहा हूं, जिसका करंट ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो यहां से अगर हम रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं तो रेजिस्टेंस के बारे में क्या बनता है, देखो आर एक्स आर वाई आर जेड, ये तीनों मैंने लिख दिया यहां पे। अब सोचो जरा क्या रिलेशन आएगा इनमें। भाई हमारा कहना है कि जहां करंट मैक्सिमम होता है वहां रेजिस्टेंस मिनिमम होता है, ठीक है, सब जानते हैं। तो यहां पे x के लिए करंट मैक्सिमम आ रहा है तो x का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो इसलिए rx शुड बी लेस देन ry शुड बी लेस देन rz, ठीक है। हो गया काम कंप्लीट। चलिए फटाफट नोट डाउन कीजिए। और अगर हम यहां से सर्किट का रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट करने जाते हैं तो इंपीडेंस हमारे पास क्या बनेगा। अगर यहां से चलो इंपीडेंस आप कैलकुलेट करने जाओगे तो इंपीडेंस देख लो क्या बनता है। इंपीडेंस जो रहेगा वो क्या रहेगा हमारा, z बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर ओवर रूट, ठीक है। अभी क्या है हमारा जो z एक्सएल है एक्ससी के बराबर है, एज एक्सएल बराबर है एक्ससी, देन फाइनली z बराबर हो गया रूट ओवर आर स्क्वायर, फाइनली हम कहते हैं r, ठीक है। चलिए फटाफट नोट आउट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। हो गया, हो गया। चलिए अब करते हैं, प्रोसीड करते हैं आगे की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। अब थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप लेते हैं, कॉन्सेप्चुअल हम लोग कर चुके हैं, न्यूमेरिकल देखते हैं न्यूमेरिकल में हमें कैसे सॉल्व करना है इसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास कोई एलसीआर सर्किट है, ठीक है, सीरीज एलसीआर सर्किट है, यहां पर ये एल हो गया, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे कनेक्शन में है सी, आफ्टर दैट हमने यूज किया यहाँ पे आर, ठीक है। और ये किसी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी वाले सोर्स के साथ कनेक्ट है, और यहां से जो सप्लाई है वोल्टेज की वो 230 वोल्ट है, एसी सोर्स है। याद रखना फ्रीक्वेंसी जो है वो वेरिएबल है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है, रेजिस्टेंस हमारा है 40 ओम, और अगर हम कैपेसिटेंस की बात करते हैं हमारा 80 माइक्रोफैरेड है। रेजिस्टेंस हमने यूज किया यहाँ पे 40 ओम, कैपेसिटेंस 80 माइक्रोफैरेड, और इंडक्टर हमारा है 5 हेनरी, ठीक है। तो क्वेश्चन का कहना है इसमें कुछ पॉइंट्स हमसे पूछे गए हैं। पहला कहता है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज एंड सर्किट का इंपीडेंस। इंपीडेंस बताना है रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी को, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूं, डिटरमाइन द सोर्स। चलो पहले हम बात करते हैं यहां से, सबसे पहले वो फ्रीक्वेंसी बताओ जिस फ्रीक्वेंसी पर सर्किट के अंदर रेजोनेंस आ जाए। पहला पॉइंट हमारा डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी of AC at which resonance will occur, ठीक है। पहले बताना है रेजोनेंस आ जाए, वो फ्रीक्वेंसी बताओ। फिर कहते हैं कि जब रेजोनेंस आ चुका है तो उस टाइम पे सर्किट के अंदर करंट एम्पलीट्यूड कितना है, ठीक है। सर्किट के अंदर रेजोनेंस आने के बाद करंट एम्पलीट्यूड कितना है ये बताना है। और तीसरा जो पॉइंट है हमारा वो है इसमें आरएमएस पोटेंशियल अक्रॉस ईच कंपोनेंट, ठीक है। हमें क्या बताना है यहां से, करंट एम्पलीट्यूड एट रेजोनेंस। तीसरा पॉइंट हमारा VL RMS VC RMS एंड VR RMS, ये तीनों बताने हैं,
ठीक है। और जो चौथा पॉइंट इसमें कहता है इज द algebraic sum of voltages across L, C and R is greater or less than the source voltage। ठीक है। एंड एक बात और इसमें फाइनल, हाउ द पैराडॉक्स कैन बी रिजॉल्व। कह रहे हैं पैराडॉक्स कैसे हटाओगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम आंसर के बारे में बात करते हैं। आंसर शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले इसने क्या कहा है, देखो डिटरमाइन द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। सर्किट के अंदर वो कंडीशन बताओ जिस कंडीशन पर यानी जिस फ्रीक्वेंसी पर सर्किट के अंदर रेजोनेंस आएगा। रेजोनेंस निकालने का रास्ता क्या था हमारा, हमने बात की थी एट रेजोनेंस। क्या था हमारे पास, रेजोनेंस। रेजोनेंस पर हमने पढ़ा था क्या होता है, XL बराबर XC हो जाता है। देन फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बराबर 1/2 पाई रूट के अंदर LC, ये आता है। ठीक है, वैल्यू प्लेस करो जरा, कितना बनेगा देखते हैं। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बराबर 1/2 3.14 इंटू 1/रूट के अंदर देखो क्या मिलता है L। L कितना है हमारा 5 और C कितना है 80 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रो ना। हाँ ठीक है। और ये सब सॉल्व करने के बाद हमें मिलता है आंसर 8 हर्ट्ज। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी पर सर्किट के अंदर रेजोनेंस आएगा उस फ्रीक्वेंसी को हम नाम देने वाले। कौन सी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर क्या वैल्यू होगी हमारी, 8 हर्ट्ज। हमारा फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में। देखो सेकंड पॉइंट का क्या कहना है। सेकंड पॉइंट का कहना है करंट एम्पलीट्यूड एट रेजोनेंस। करंट एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है, करंट एम्पलीट्यूड सोचो जरा इसके बारे में। करंट एम्पलीट्यूड बेसिकली बोला जाता है आई नॉट को, पीक वैल्यू ऑफ करंट। ध्यान रखना करंट एम्पलीट्यूड क्या है हमारा, करंट एम्पलीट्यूड हमारा होगा, इसमें लिख देता हूं चलो मैं ये चीज, करंट एम्पलीट्यूड। तो जो करंट एम्पलीट्यूड आपका होगा वो क्या होगा, पीक वैल्यू। ठीक है, और पीक वैल्यू का रिप्रेजेंटेशन हम लोग करते हैं आई नॉट से। तो आई नॉट हमारे पास किसके बराबर होता है, आई नॉट बराबर क्या होगा हमारा, आई नॉट होगा IRMS डिवाइड बाय जेड, और सॉरी जेड नहीं √2। फॉर्मूला था हमारा आई नॉट बराबर होता है IRMS इंटू √2। ठीक है, और IRMS कैसे निकालना है, अब ये चीज सोचो इसमें। तो अगर आप IRMS निकालने जाते हो तो IRMS आपका आएगा VRMS डिवाइड बाय Z। ठीक है, तो VRMS कितना है 230। अब क्योंकि सर्किट के अंदर रेजोनेंस है, जब रेजोनेंस है तो Z बराबर होता है हमारा R के, और R कितना है हमारे पास, अगर हम R की वैल्यू को देखते हैं तो R हमारे पास है 40 ओम। देन Z भी कितना रहने वाला है, 40 ओम रहने वाला है। ठीक है, देन डिवाइड बाय हमने क्या करना है, 40 करना है। आंसर सॉल्व किया, 0 से 0 बन गया। आंसर अप्रोक्सीमेट 6 बन गया हमारा, 6 एम्पियर अप्रोक्स आंसर प्लेस कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, क्या आ चुका है हमारा, अभी आंसर हमने कैलकुलेट किया, हमारे पास ये आता है IRMS। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, क्वेश्चन में हमसे मांगा है अप्रोक्स 6 एम्पियर आएगा ना 24। ठीक है, 6 एम्पियर अप्रोक्स हमने लिख दिया। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, देखो उसने कहा है आई नॉट हमें चाहिए, तो आई नॉट निकालने के लिए क्या करना है भाई, आई नॉट बराबर होता है √2 टाइम्स ऑफ IRMS। तो प्लेस करो जरा वैल्यू, आई नॉट इक्वल √2 की वैल्यू 1.41 और IRMS आ रहा 6, तो आंसर कितना आया 8.46 एम्पियर। ये क्या आता है हमारा, आई नॉट आ चुका है। ठीक है, अभी क्या करना है, अभी हमें निकालना है यहां से क्या कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है। देखो तीसरा हिस्सा कह रहा है VL, VC और VR तीनों RMS बताने हैं। चलो इसे थोड़ा यहां हम क्लोज कर देते हैं।
ठीक है, अभी मुझे चाहिए क्या, VL, तीसरा हिस्सा हमारा क्वेश्चन का, VL, VC और VR, और तीनों क्या चाहिए, RMS में। तो VR अगर हम निकालते हैं RMS, ये किसके बराबर होगा, IRMS इंटू में R। IRMS कितना है, देखो जितना सप्लाई हमने दिया एज इट इज, जब सर्किट प्योरली रेजिस्टिव होगा तो जितनी सप्लाई हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं वही सप्लाई हमारे पास रेजिस्टेंस के पास ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये आंसर बनता है 230 वोल्ट। अभी क्या निकालना है हमें, अगर हम बात करते हैं, हमें चाहिए VLRMS, ठीक है, VLRMS। तो ये कितना बनेगा, ये बना हमारा IRMS इंटू XL, ठीक है। तो वैल्यू प्लेस करते हैं, IRMS कितना था हमारा 6, XL कितना बनेगा 2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू L। जरा कैलकुलेट कर लें, VL बराबर कितना आया, VLRMS ये कितना आता है, देखो 6 एज इट इज हो गया, ठीक है, 2 पाई, तो 2 इंटू 3.14 इंटू फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी हमारे पास आती है 8 हमने प्लेस किया, इंटू में इंडक्टेंस, इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी हमारे पास, सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू है 5, तो 5 प्लेस करना है। आंसर देखो कितना बना यहां से, 8 और 2 16, 8 दूनी 16, 16 5 80, 80 और 6 अगर आप मल्टीप्लाई करोगे देन आपके पास फाइनल आंसर यहां से कितना मिलता है, ये आपका फाइनल आंसर अप्रोक्स आता है 1440 वोल्ट, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन हम लोग करने वाले हैं, तो ये हमारा बना 1440 वोल्ट, ये आ चुका है VL। अब निकालना है VCRMS। VCRMS कितना आएगा, VCRMS VLRMS के बराबर ही होगा, क्यों होगा, क्योंकि सर्किट में रेजोनेंस है। तो यहां से हम लिखते हैं 1440 वोल्ट, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ चुके हैं, 3 आंसर्स हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, चौथा आंसर हमने सॉल्व करना है, फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। इसका 4th पार्ट हमसे क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, थोड़ा जल्दी नोट डाउन कीजिए। हो गया, चलिए रफ कर देते हैं इसे। इसका जो 4th पार्ट है उसके बारे में अब हमें बात करनी है, देन मैं यहां से कुछ पोर्शन हटा रहा हूं, 4th पार्ट हम प्लेस करेंगे बस। देखो 4th पार्ट में वो क्या कह रहा है मुझसे, 4th पार्ट में उसने पूछा है कि जो वोल्टेज है, क्या तीनों की जो वोल्टेज आ रही है वो एप्लाइड वोल्टेज से ज्यादा है या नहीं है। चलो पहले हम एल्जेब्रिक निकालते हैं, V एल्जेब्रिक। अगर आप V एल्जेब्रिक फाइंड आउट करोगे तो आपके पास आंसर कितना मिलता है, देखो VR प्लस VC प्लस VL। आंसर कितना मिलेगा, यहां से देखो 1, ये बना मेरा 230 प्लस 1440 प्लस 1440, ठीक है। देखो 0 एज इट इज आ गया, 3 4 7 और 4 11 हो गया, ठीक है। 4 2 6, 4 10 और 1 12 हो गया, 2 और 1 3। तो ये मेरे पास कितना आया, इतना वोल्टेज आ गया। जरा वेरीफाई कर लें एक बारी, देखो 2 4 8, 2 और 4 6, 4 10 और 1 11, चलिए ये ठीक है। इतने वोल्ट आ रहा है एल्जेब्रिक सम, लेकिन अप्लाइड कितना किया हमने 230 वोल्ट। भाई ये तो प्रॉब्लम आ रही है। अब कह रहा है हाउ दिस पैराडॉक्स कैन बी रिजॉल्व। पैराडॉक्स का मतलब है, देखो पैराडॉक्स का जो मीनिंग है वो सिंपल मीनिंग है कि जो यहाँ पे प्रॉब्लम अराइज हो रही है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, पैराडॉक्स कैन बी रिजॉल्व। पैराडॉक्स कैसे रिजॉल्व किया जाएगा, बाय यूजिंग द वेक्टर सम of voltages of 3 elements। ठीक है, जो 3 एलिमेंट है, तीनों एलिमेंट्स का वोल्टेजेस का वेक्टर सम निकालना है और आंसर आपके सामने होगा। ओके, क्लियर है कहानी। चलिए फटाफट नोट डाउन कीजिए जल्दी से इसे।
हो गया। चलिए रफ करते हैं, एक और क्वेश्चन बनाते हैं आगे। ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। हमसे कहता है कि हमारे पास कोई एलसीआर सर्किट है जिसमें वोल्टेज हमने कनेक्ट कर रखा है V इक्वल टू V नॉट साइन 1000 t प्लस 5, ठीक है। और फिर कहता है कि जो इंडक्टेंस है इसमें उसकी वैल्यू 100 मिली हेनरी है, कैपेसिटेंस की वैल्यू 2 माइक्रोफैरेड है और जो रेजिस्टेंस है दैट इज हमारा 40 ओम। अब इसमें हमसे क्वेश्चन कहता है, पहला क्वेश्चन है हमारा फाइंड आउट the phase difference between V and I, पहला क्वेश्चन हमारा। और दूसरा क्वेश्चन कहता है कि हम इनमें से किसी भी वैल्यू में चेंज नहीं करने वाले हैं, बाकी सारे पैरामीटर सेम रहेंगे, बस इस कैपेसिटेंस के पैरेलल में कितना कैपेसिटेंस लगाएं कि सर्किट का जो पावर फैक्टर है वो हमारा यूनिटी हो जाए, ठीक है। विदाउट मेकिंग एनी चेंज, किसी चेंज को किए बिना, विदाउट मेकिंग एनी चेंज, what should be the value of another capacitance which has to be connected in parallel with 2 microfarad, so that the power factor becomes यूनिटी। जो पावर फैक्टर है उसकी वैल्यू यूनिटी हो जाए, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को करना है। देन सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो हम फेज डिफरेंस के बारे में बात करने वाले हैं। सीरीज एलसीआर सर्किट के अंदर से वोल्टेजेस हमें नहीं गिवन है, ओनली रेजिस्टेंस गिवन है, कैपेसिटेंस गिवन है, एल गिवन है, और वो कह रहा है फेज डिफरेंस बताओ। सबसे पहले फेज डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था हमारा, फेज डिफरेंस था हमारा tan इनवर्स ऑफ XL माइनस XC डिवाइड बाय R, या फिर tan इनवर्स ऑफ XC माइनस XL डिवाइड बाय R। ये डिपेंड करेगा, अगर XC बड़ा है तो XC माइनस XL करना है, अगर XL बड़ा है तो XL माइनस XC करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर से XC, XL और X जो R है, R तो हमें चलो गिवन है, R की वैल्यू होगी हमारे पास 40 ओम, ठीक है। अगर हम इक्वेशन का कंपैरिजन करने जाते हैं, देखो हमें पूछा उसने भाई XL और XC, XL के लिए हमें जरूरत है ओमेगा की। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, देखो V इक्वल V नॉट साइन ओमेगा t प्लस 5, ठीक है। तो यहां पर क्या आ रहा है ओमेगा t, तो t के साथ वाला पार्ट जो हमारा वो क्या हो गया, इसमें ओमेगा हो गया। देन ओमेगा को हमने प्लेस किया भाई, ओमेगा हो गया हमारा 1000 रेडियन पर सेकंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे उसने कहा भी हमें XL और XC चाहिए, तो XL क्या होगा हमारा, XL होगा ओमेगा इनटू L। ओमेगा कितना है 1000, L कितना है, L कह रहा है 100 है, मिली है तो 10 की पावर -3 कर दिया, 3 0 जाने के बाद कितना बचता है, ये बचता है 100 ओम, ठीक है। XL आ चुका है।
अभी क्या करना है, XC ढूंढो। XC कितना मिलेगा, XC हमारे पास बनेगा 1/ωc, ठीक है। और ये हमारे पास हो गया 1/ω हो गया हमारा 10⁻³ इंटू 2, ठीक है। इंटू में 10⁻⁻6, रीअरेंजमेंट करोगे कितना मिला, -3 यहां से रहा, ऊपर गया तो +3 में ट्रांसफर हो गया। देन हमारा आंसर बनता है 1000 डिवाइड बाय 2, और फाइनली हम कहते हैं इसे दिस आंसर विल बी योर 500, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, आपने वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एक्सएल XC की कितनी होगी कितनी नहीं होगी, एक्सएल XC हम निकाल चुके हैं, इसे हम 40 ओम ले लेते हैं, सॉरी 40 नहीं 400 ओम है, ठीक है भाई। क्या करना है, हमें फेज डिफरेंस बताना है, तो चलो फेज डिफरेंस बताते हैं कितना बनेगा। फाई निकालने का रास्ता क्या था, फाई बराबर हमारा था XC माइनस XL बाय R या फिर XL माइनस XC बाय R। अब देखो XC बड़ा है तो इसलिए क्या करना है, XC माइनस XL करना है। tan इनवर्स XC कितना है मेरा, ये हो गया 500 माइनस 100 डिवाइड बाय 400। आंसर सॉल्व करने के बाद आता है π/4, मतलब फेज डिफरेंस कितना हो गया हमारा, π/4 हो गया। याद रखना फेज डिफरेंस कितना है, π/4, ठीक है। क्लियर है कहानी। अभी हमें क्या बताना है इसमें, हमें बताना है भाई, क्या बताना है, हमें बताना है कि एडिशनल कैपेसिटर हम कितना लगाएं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एडिशनल कैपेसिटर व्हिच हैज टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद द 2 माइक्रोफैराड सो दैट द सर्किट पावर फैक्टर बिकम्स यूनिटी। पावर फैक्टर यूनिटी होने का मतलब क्या है, पावर फैक्टर यूनिटी होने का सीधा सीधा मतलब होता है कि हमारे पास XL और XC बराबर है, मतलब रेजोनेंस आ चुका है। एस पावर फैक्टर इज कैसा है हमारा, यूनिटी है। और जब पावर फैक्टर यूनिटी हो गया इट मींस XL बराबर हो जाता है XC। तो XL कितना है मेरा, XL हमने कैलकुलेट किया भाई, XL कितना आया था हमारा, XL हमारे पास आया था 100 हमने प्लेस कर दिया। XC कितना है, XC हम लिखते हैं ωc, 1/ωc। देन C अगर हम कैलकुलेट करते हैं, C' मान लेते हैं इसे, देन C' विल बी इक्वल टू ओमेगा हो गया, ये बना 100 इंटू ये बना मेरा 1000, ठीक है। देन फाइनली आंसर मैं लिखता हूं 10⁻⁻5, और मैं इसे लिख सकता हूं C' बराबर हो गया 10 इंटू 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 फैरेड है। देन C' विल बी इक्वल टू कितना हो गया, 10 माइक्रोफैरेड, ठीक है। C' जो है इतना आ रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमारे पास जो पैरेलल में कनेक्ट करना है, तो पैरेलल में, इसके पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद नेट कैपेसिटेंस इतना होना चाहिए। अब पैरेलल में कनेक्शन होता है तो सीधा सीधा ऐड करते हैं, हम लिखते हैं देन दिस इंप्लाइज, हमारे पास क्या बनेगा, फाइनली हम लिखते हैं C1 प्लस C2 बराबर C' होना चाहिए। अब C2 हमें निकालना है, देन C' माइनस C1 हम प्लेस करते हैं, तो C2 इज इक्वल टू C' कितना आ रहा है 10, और C1 कितना है हमारे पास 2, और फाइनली मिलता है ये बना हमारा 8 माइक्रोफैराड। तो ये कहता है कि जैसे ही हम 8 माइक्रोफैराड का कैपेसिटेंस इस 2 माइक्रोफैराड के पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, देन हमारा जो सर्किट है वो किस में ट्रांसफर हो जाएगा, वो उस सर्किट का पावर फैक्टर जो है वो यूनिटी हो जाएगा, मतलब सर्किट के अंदर रेजोनेंस आ जाएगा, ठीक है। क्लियर, जल्दी फटाफट नोट डाउन करो। हो गया, चलिए आई होप आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ है अच्छे से। आप लोगों का जो टॉपिक था रेजोनेंस हमारा, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे, जैसे क्वेश्चंस हमारे सामने बनते हैं वो क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है देन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना डाउट आप लोग क्लियर कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और एक बात और, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ।